मैं इसी से चर्चा शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ अजीत झा साहब हैं, बहुत सीनियर, और इन सारी चीजों को ना केवल पहली नजर से देखते हैं, बल्कि उसको बियॉन्ड, बिटवीन द लाइंस एंड बियॉन्ड द लाइंस भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। अजीत झा साहब, स्वागत है आपका। अजीत जी, ये बताइए, ये जो शरद पवार साहब का इस्तीफा हुआ है, ये कुछ गुगली की तरह आया है। ये गुगली बहुत समझ नहीं पा रहे हैं कोई भी कि ये क्या हुआ है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि, और इसका भारत की राजनीति में, खास करके विपक्ष की राजनीति में क्या असर पड़ेगा। पहला चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा झटका है ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, समझिए करीब 1 साल से कम है, और शरद पवार रिजाइन कर दिए एज एनसीपी चीफ, और एक तरह से कहिए कि वो मतलब माने जाते हैं गॉडफादर ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। आजकल नीतीश कुमार बिहार चीफ मिनिस्टर एक नए रोल प्ले कर रहे हैं, बट शरद पवार कंसेंसस कैंडिडेट थे बिटवीन कांग्रेस और बाकी पार्टीज। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। उसका 2 कारण मुझे लगता है। मुझे पहला कारण ये लगता है कि आपने देखा होगा जब वो रिजाइन किए तो उनके बिल्कुल बगल में अजीत पवार खड़े थे, और अजीत पवार ही सारा मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे थे। तो ऑब्वियसली अजीत पवार कॉन्फिडेंस में, शरद पवार जब ये डिसाइड किए कि मैं रिजाइन करूंगा, तो अजीत पवार को कॉन्फिडेंस में लिए। और उसका मेन कारण यही है कि मेरे अनुसार कि अजीत पवार ने डिसाइड किया था कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, और ये फियर बहुत जोर था महाराष्ट्र में कि अजीत पवार उधर चले जाएंगे, और ये सारा जो कोलिशन खड़ा हुआ था एक समय, जो कि एक ऑलरेडी टूट चुका है, वो बिल्कुल बिखर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए शरद पवार ने ये कदम लिया कि वैसे कहने के लिए तो एक चुनाव होगा पार्टी के अंदर, नेशनल कांग्रेस एनसीपी के अंदर, बट मुझे लग रहा है कि बेसिकली अजीत पवार को लाया जाएगा एज प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी, नहीं तो अजीत पवार छोड़ के चले जाएंगे। तो आपने जो पॉइंट आउट किया पहले कि इट इज लाइक सैक्रिफाइसिंग हिज डॉटर एंड ब्रिंगिंग हिज नेफ्यू एज द लीडर ऑफ एनसीपी, मुझे उसी का इंडिकेशन है। और उसका मेन रीजन मुझे लग रहा है अभी कि नहीं तो अजीत पवार अब खुद ही नहीं जाएंगे, पार्टी के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेके भाजपा में चले जाएंगे। आपको पता है कि लेस देन अ मंथ अगो वो जाके अमित शाह से मिले थे, होम मिनिस्टर से, और एक सीक्रेट पार्ले हुआ था, और काफी स्पेकुलेशन था उस समय, और 2 ही कारण दिया गया था कि अजीत पवार क्यों नहीं गए बीजेपी में उस समय। एक कारण ये था कि शरद पवार तैयार नहीं थे, और पार्टी का रैंक एंड फाइल जो है वो शरद पवार को मानता है एज लीडर ऑफ एनसीपी। तो अजीत पवार को लगा कि शायद पार्टी उनके साथ टूट के नहीं जाए। एक ये था कारण बीजेपी में नहीं जाने का 1 महीना पहले। दूसरा कारण ये था कि एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब ने वो एक तरह से कहिए कि लगा दिया चैलेंज कि यदि अजीत पवार को बीजेपी में लाया जाएगा तो मैं इस कोलिशन में लीडर नहीं रहूंगा। तो ये 2 कारण उस समय दिया गया था। बट लास्ट 1 मंथ में काफी मतलब घमासान युद्ध चला है एनसीपी के अंदर, पार्टी के अंदर, और उसमें जो है एक तो शरद पवार का खुद ही एज, उनका हेल्थ अब परमिट नहीं करता है बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करने का। बट एक तरह से तो वो पोप थे एनसीपी के और ऑपोजिशन यूनिटी के बहुत बड़ा लीडर। अब इसमें दिक्कत क्या है, यदि मान लीजिए अजीत पवार आते हैं शरद पवार के जगह पर, तो विल द ऑपोजिशन एक्सेप्ट हिम, क्योंकि वो तो टेंटेड हैं, पहले भी टेंटेड रह चुके हैं। अभी 1 महीना पहले ऑलमोस्ट रेजिग्नेशन देके जा रहे थे बीजेपी में। तो एनसीपी को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं बाकी ऑपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी एंड द अदर कोलिशन पार्टनर्स ऑफ द यूपीए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये एक तरह से कहिएगा कि पहला झटका ऑपोजिशन यूनिटी को लग रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि कहीं अजीत पवार आके और उसके बाद नेगोशिएट कर लें, बिकॉज अजीत पवार बहुत ही अंग्रेजी में कहिएगा स्लाइमी पॉलिटिशियन है। उनके बारे में
कुछ भी कहना, वो इतना बार ड्रामा कर चुके हैं पास्ट में, तो उस मामले में वो बिल्कुल शिंदे के तरह ही है, कभी इधर कभी उधर। तो कहीं एनसीपी पूरे पार्टी को ले कहीं ना चले जाए बीजेपी में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो उस कारण मैं यही कहूंगा कि राइट नाउ ये यूपीए के लिए, या जो एक नया कोलिशन बन रहा है 2024 के लिए, और कुछ दिन से करीब करीब मान लीजिए 1 महीने से उसमें एक तरह का गर्माहट आ गया था। नीतीश कुमार आके राहुल गांधी से मिले, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सारे रीजनल लीडर से मिलूंगा, और इंक्लूडिंग ममता बनर्जी जो कि वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर है, इंक्लूडिंग तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग सम ऑफ द अदर लीडर्स, इंक्लूडिंग पीपल लाइक नवीन पटनायक जो हमेशा बीजेपी के साथ साइड किए हैं, आंध्रा चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के साथ साइड किए हैं। तो ये जो है ना, एट दिस मोमेंट ये बहुत बड़ा झटका है मेरे अनुसार यूपीए के कोलिशन पॉलिटिक्स पर, एनसीपी के फ्यूचर में। जी अजीत भाई साहब, एक चीज ये जरा समझना है, मोदी जी आज फिर से गए हैं कर्नाटक। उस दिन कर्नाटक गए थे तो वो अपना गाली का हिसाब बता रहे थे कि मुझे 91 बार गाली दी। एक ऐसा मेटिकुलस व्यक्ति जो इतना मेटिकुलस हो, अपनी गाली तक का हिसाब रखता हो पिछले 9 साल का। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो बेसिकली बात कह रहे हैं कि भाई आप गाली पे वोट क्यों मांग रहे हैं, आप वोट मांगिए कि पिछले 5 साल में आपने क्या काम किया, और इसका हिसाब जरूर रखे होंगे वो, और अगले 5 साल में आप क्या काम करेंगे। तो ये भी थोड़ा आप देख रहे हैं कि आप मुद्दे जो हैं, कम से कम कुछ मुद्दे तो विमर्श में आ रहे हैं। ये जो जनरल थाना की 370 हटा दिया, एनआरसी कर देंगे, ये कर देंगे, उसकी जगह अब लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमारा और आपका क्या होगा। तो मुद्दों को फिर से वापस विमर्श में लाने की कोशिश हो रही है। अजीत भाई साहब, देखिए, सबसे पहले तो है कि आज ही मोदी जी, मैं उनका भाषण सुन रहा था और कर्नाटक में बोल रहे थे, और कांग्रेस को 3 गाली सीधे खुद दे चुके। उन्होंने कहा कि भाई भ्रष्टाचार स्टार्ट किया, कांग्रेस विश्वासघाती है, किसानों के साथ विश्वासघात किया, झूठ का बादल, ये सारे जो हैं, मतलब झूठ जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है ना, मतलब प्रधानमंत्री को तो शोभा नहीं देता है। तो ये जो है गाली का सो कॉल्ड, ये जो कहते हैं कि 91 गाली मुझे दी है, तो इधर से तो और भी अजीब अजीब तरह का गाली दिया जाता है। बट मुझे लग रहा है ना कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो पहली बार, ये जो बीच में बीजेपी का जो राइज हो रहा था वो उसको रोक रहा है। एडीना वहां का एक लोकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्री पोल सर्वे अभी जस्ट आया है, एक रिसेंटली, उसका यदि आप थोड़ा सा देखिए उसका प्री पोल सर्वे, यही नहीं कि वो कांग्रेस को करीब करीब 224 सीट है कर्नाटक में, वो कांग्रेस को करीब करीब 140 सीट दे रहा है, भाजपा को करीब करीब अच्छा याद रहे कि कांग्रेस को पिछले बार कितना 80 सीट आया था, तो मान जंप देखिए सीधे 80 से करीब 218 में 80 सीट, अभी 140 सीट। कांग्रेस को 10% वोट ज्यादा प्रिडिक्ट किया है इस चुनाव में, 43%, बीजेपी को 33%, 10% का गैप है। ये बहुत बड़ा गैप है पोल के जस्ट पहले। उसके बाद बीजेपी को करीब 65 सीट मैक्सिमम दिया है, 57 से 65, और 104 सीट था सॉरी बीजेपी को पिछले चुनाव में, तो 33% वोट। अच्छा, इसमें सबसे मजेदार क्या है, इस पोल को यदि डिटेल्स में देखिए तो यह क्लियर कट दिखाता है कि मोर देन कास्ट, क्लास डिवीजन बड़ा शार्प है। शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, मुस्लिम्स, इनका जो वोट है ये प्रिडोमिनेंटली जा रहा है कांग्रेस को इन अ मेजर वे। लिंगायत वोट, अपर कास्ट वोट, अपर क्लास वोट में थोड़ा एज है बीजेपी को। तो पहली बार जो ये कहते हैं ना वर्ग इशू जो है ये डोमिनेट कर रहा है। और क्यों? उसका मेन है, सबसे बड़ा एजेंडा इस चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में क्या हो गया है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 2। और ये जो बीजेपी जो स्टार्ट किया था, आपको याद है कि पूरा बीजेपी का जो
अर्लियर कैंपेन था वो था हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान, और अब देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तीनों चीज गायब। इसका मतलब है कि अच्छा, प्रधानमंत्री बहुत ही तेज पॉलिटिशियन है, ब्रिलियंट है, वो देख लिए हैं कि इस पर वोट नहीं मिल रहा है। ओल्ड मैसूर एरिया में एकदम माने समझिए कि सफाचट है बीजेपी अकॉर्डिंग टू पोल्स। और बाय द वे सिर्फ एडिना पोल नहीं, इसके पहले ज्यादातर प्री पोल सर्वे शो किया है कि मेजर राइज है कांग्रेस का कर्नाटक में। यह भी याद रखिएगा कि जब राहुल गांधी अपना यात्रा शुरू किए थे तो मुझे जो याद है करीब करीब 2 हफ्ते स्पेंड किए थे कर्नाटक में। तो ये जो है ना एक बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से कर्नाटक में पलट रहा है। एंटी इनकम्बेंसी मेजर है, करप्शन सबसे बड़ा इशू है। प्रधानमंत्री हमेशा करप्शन को, भ्रष्टाचार को बड़ा इशू बनाते हैं और खुद जो उनका मुख्यमंत्री है उस पर एलिगेशंस है करप्शन पर, उस पर साइलेंट है। तो ये जो है ना ये बहुत ही एक नया मोड़ दिखा रहा है राजनीति में कि जो जिसको हम लोग कहते थे अंग्रेजी में एथनिक इश्यूज, आइडेंटिटी इश्यूज, ये काम नहीं कर रहा है। काम क्या कर रहा है? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस, उसके बाद फार्मर्स प्रॉब्लम। ये जो है ना इतना जोर एग्रीकल्चरल क्राइसिस है कर्नाटक जैसे स्टेट में। कर्नाटक इंडिया का टॉप 5 टॉप 6 स्टेट्स में है। वहां पर ऐसा मतलब स्पेशली जो हैदराबाद रीजन है कर्नाटक का, वहां पे माने इतना बड़ा ये इशू है। और फिर देखिए हैदराबाद रीजन में बीजेपी को ये पोल जो है 3 या 4 सीट प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब ये कितने हद तक ये नया जो एक इमर्ज कर रहा है ट्रेंड, ये कितने हद तक देश में ट्रेंड बनेगा, ये तभी हो सकता है यदि ऑपोजिशन यूनिटी हो, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब शरद पवार जी का रेजिग्नेशन डिस्कस किए। सारे ऑपोजिशन पार्टीज इस लीडरशिप, एक नया लीडरशिप दें, प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको रियल इश्यूज बनाएं, ताकि ये जो सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम या जो भी कम्युनल इश्यूज, कास्ट इश्यूज के बियॉन्ड जाए। ये जो एक नया ट्रेंड इमर्ज कर रहा है, इसको जो है ऑपोजिशन यूनिटी लीडरशिप दें, तो मुझे लगता है कि ये कर्नाटक के बाद ये फिर से नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव है ना, दिल्ली में चुनाव है, तो एक नया ट्रेंड इमर्ज कर रहा है। और रिमेंबर ये मतलब 1 साल से कम है लोकसभा चुनाव का, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है मेजरली लोकसभा चुनाव को। कर्नाटक में तो शॉर्ट टर्म में तो क्लियर कट है कि बीजेपी इज ऑन द डिफेंसिव। प्रधानमंत्री जी इस चीज को जानते हैं, क्योंकि उनसे अच्छा इलेक्शन बहुत कम लोग समझता है, तो कैंपेन कर रहे हैं। पर आपने जो कहा कि कैंपेन में वो जो कहते हैं मोजो जो है वो खत्म हो गया है, तो